ओके, आज डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई समझ? कितने मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 6। 6 होते हैं, 21 तो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें, ठीक है। 6 है, 3 गवर्नमेंट, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है आपका? आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे कि आरबीआई किस वे में आपकी टारगेटिंग करता है, किसकी? इन्फ्लेशन की, ठीक है, क्लियर। वैसे तो आपको ये सब मैंने समझा दिया है, पर रिवीजन हो जाएगा एक हिसाब से, क्लियर। तो क्वांटिटेटिव टूल्स, दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या हुआ? जिसको मेजर कर सकते हैं, जिन टूल्स को, ठीक है, जिसमें नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर्स में हमने ये चेंज लाया है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है? परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट मस्ट बी केप्ट इन कैश फॉर्म विद आरबीआई। मैंने बताया था ना, किसी बैंक के पास 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है, तो वो पूरे यूटिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें से एक पोर्शन जाएगा आपका सीआरआर, ठीक है, एक पोर्शन जाएगा आपका एसएलआर, एक पोर्शन जाएगा आपका पीएसएल लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। बाकी जो बचा पैसा वो उसको यूज करेगा बैंक अपने हिसाब से, कैसे भी यूज कर सकता है उसको, उससे वो लोन दे सकता है आगे, ठीक है, बिजनेस रन कर सकता है, उससे वो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है, क्लियर, ठीक है। और अच्छा, ये याद रखना है कि कैश रिजर्व रेशो, वो कैश किसके पास रहता है? डिपॉजिटरी आरबीआई के पास रहता है, ठीक है, याद रखना है, क्लियर, ठीक है। और जो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ है इन डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व रेशो 4.5% रखा है, तो 4.5 करोड़ कैश उनको आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। इसी से आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब 100 में से 4.5 रुपीज किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो। कल को बैंक में कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस में कुछ लॉस होता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आरबीआई फिर ये उसी रिजर्व से उनको पैसा दे सकता है कि चलो जो तुम्हारा लॉस लूस हुआ इससे देख लो। फिर आरबीआई ये भी बोलेगा कि लिमिट, आपके पास इतनी टाइम लाइन है, बिजनेस ठीक करके अपना सीआरआर फिर से इतना कर दो, ऐसे ही होगा ना, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, अब कैसे कंट्रोल होगी आपकी इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर आरबीआई ने 4.5 से 6% कर दिया अपना सीआरआर, ठीक है, तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैंक को 1.5 रुपए एक्स्ट्रा कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा। आ रहा समझ? ठीक है, क्लियर। तो क्या आपकी मनी सप्लाई कम हो गई, ऐसे समझना बड़ा इजी होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर 4.5 से आरबीआई ने बोला कि सिर्फ 3 रुपए रखो, तो 1.5 रुपए बैंक के पास एक्स्ट्रा आ गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और बैंक का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोन्स पास करना, लेंडिंग करना, ऐसे ही है ना, क्लियर। अच्छा, ये 100 रुपए बैंक का अपना नहीं, ये 100 रुपए वो है जो डिपॉजिटर्स कस्टमर्स ने डिपॉजिट वगैरह किया है। आया समझ? क्लियर। नेक्स्ट आया आपका एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, क्लियर। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ये भी बैंक के एसेट है, ठीक है, क्लियर। किस फॉर्म में होते हैं? आपके गोल्ड खरीदा है अगर किसी बैंक ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है किसी बैंक ने, ठीक है, कैश है रखा हुआ, अलग से रख सकता है, क्या बोलेंगे उसको? एसएलआर। वो बैंक्स अपने पास रखते हैं। कैश रिजर्व रेशो किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास, ठीक है। और एसएलआर किसके पास होगा? बैंक के पास, खुद के पास, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अगर एसएलआर की रिक्वायरमेंट कितना है? प्रेजेंट है 18% है, मतलब 100 रुपए थे ना, 100 में से 4.5 रुपए क्या थे? सीआरआर, है ना, ठीक है। एसएलआर कितना हुआ फिर? 18 रुपए, ऐसा ही है ना। और ऊपर से जोड़ लो 40 रुपए क्या है? पीएसएल। 40 प्लस 18 68, नहीं 58, सॉरी 58 प्लस 4, तो 100 में से 62.5 रुपीज तो बैंक के ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, पहले ही लगा दी कि नहीं लिमिटेशन, ठीक है। बचे कितने? 37.5 रुपीज, यही बचे ना।
इसका बैंक ने जो करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। आया समझ? आया समझ कैसे चलते रन करता है? क्लियर? अब एसएलआर अगर बैंक इंक्रीज कर दे, अगर बैंक ने एसएलआर इंक्रीज कर दिया 18 से 19 रुपए कर दिया, 18% से 19% कर दिया, तो यहाँ पे 1 रुपये कम नहीं हो जाएगा लैंडिंग के लिए? ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी मनी सप्लाई कम होगी। ये कब करेगा आरबीआई? कम कब करेगा? जब ज़्यादा लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, जब आरबीआई चाह रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मनी की वैल्यू डिटीरियोरेट हो रही है। क्लियर? भूलोगे तो नहीं? आया समझ? याद रहेगा? मैं बड़े बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आया रेपो रेट। रेपो रेट की फुल फॉर्म रहती है रीपरचेज रेट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, बैंक्स ने खरीदी होती है। कैसे ये चलता, कैसे कैसे चलता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, अब ऐसी तो नहीं मिलेगा, वो किसको बोलेगा? आरबीआई को बोलेगा। आरबीआई क्या करेगा? इनके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दी। ठीक है, अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को से पीएनबी ने खरीद लिया 10,000 करोड़ में। ठीक है, तो पीएनबी के पास क्या आएंगी? ये आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, 10,000 करोड़ उधर दिया और 10,000 करोड़ की वैल्यू क्या है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ऐसे रन करता है समझ? और आरबीआई इसकी बैकिंग में कुछ ना कुछ भी रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला भाई 10,000 करोड़ ऐसे ही कर दो, ऐसा नहीं, बैकिंग होती है पीछे एक। ठीक है, ऐसे तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट तो हमारी, आरबीआई तो हमारा पैसा ही छापती रहती, छापते रहो पैसा देते रहो, ऐसा नहीं होता ना। मार्केट ऐसे रन नहीं करती। आया समझ? फिर वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मैंने सब कुछ समझाया आपको। क्लियर? आगे समझ? ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई। बैंक अब क्या हुआ? बैंक के पास क्या हुआ? बैंक के पास से 1,000 करोड़ था। ठीक है, 1,000 करोड़ था, उसमें से वैसे वैसे करके 300 कितना है? 375 करोड़ बचा ना ये। अब इसको मैं 100 की जगह 1,000 करोड़ कर रहा हूँ। ये कितना हुआ? 375 करोड़। बाकी सब तो क्या है? चलो उसी से समझाता हूँ एम ही कंफ्यूज कर दूंगा। 100 रुपीज थे, है ना? 4.5 क्या हो गया? CRR। SLR था 18, PSL थे 40%, 40 रुपए, बचे कितने? वही 37.5 रुपीज। अब बैंक ने क्या बोला कि यार मेरे तो 37.5 रुपीज सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब लोग लोन उठाने आ रहे, पैसा मांग रहे हैं। बैंक बोलेगा मुझे तो फायदा है कि भाई लोग पैसा मांग रहे हैं तो मेरे को और लेंडिंग करनी है। ठीक है, तो आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई के पास जाएंगे कि पैसा दे दो हमें। ठीक है, हमें पैसा दे दो, हम आपको उसके बदले जो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है वो दे देंगे। आरबीआई उनको पैसा दे देगा। ठीक है, पैसा देगा, पर बोलेगा कि हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, आरबीआई के पास कोलैटरल तो आ गया। कोलैटरल पता है ना क्या होता है? कोलैटरल होता है कि कोई अगर पैसा ना वापस आए, उसके बदले कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो रिकवरी हो जाती है। जैसे हम लोन लेते हैं, हमारे घर पे होम लोन लेते हैं, बड़ा लोन लेते हैं, तो हम ज़मीन के कागज़ भी तो देते हैं ना कोलैटरल, कि कल को हम बैंक का लोन वापस ना दे पाए तो बैंक हमारी ज़मीन से वो पैसा वसूल सकता है। ऐसा ही होता है ना, तो आरबीआई भी यही चीज़ करता है। तो कोलैटरल क्या है उसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आया समझ? क्लियर? तो आरबीआई बोलेगा कि ठीक है ले जाओ, पर हम तुमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। क्लियर? तो आरबीआई के पास बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक आगे और लैंड कर सकता है। आया समझ? आया कैसे चलता है ये सब? पक्का? अच्छे से आया समझ? कितनों को नहीं आया समझ? बताओ, सबको आगे समझ? नहीं इसको तो नींद ही रहती है मेरी क्लास में। आया समझ? तो रेपो रेट क्या हुआ? द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई चार्जेस फ्रॉम बैंक्स व्हेन दे नीड मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, और उसके बदले क्या कोलैटरल देते हैं वो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है? अब इन जनरल ये है इंटरेस्ट रेट, अभी जो प्रेजेंट है, ये चेंज होता रहता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी बता रहा था ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है साल में, महीने में 2 बार बैठती है ना, नहीं सॉरी 2 महीने में 1 बार बैठती है, तो साल में 6 बार बैठती है। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं, ये सारे रेट इसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि मनी कंट्रोल कैसा होना चाहिए। अच्छा, अगर
अभी देखो, अभी एक्चुअली कम की है आरबीआई ने, वैसे पहले ना ज़्यादा थी, पहले ज़्यादा था, 6 पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। अभी क्या है, 5.5% है, ठीक है। चलो ये इंटरेस्ट है। अब अगला मॉनेटरी पॉलिसी बैठेगी फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बैठेगी अगली कमेटी। दिसंबर में आरबीआई बोलेगी कि हम इसको 5.5% से 5% कर रहे हैं। तो इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि पहले बैंक्स को 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था ना, अब बैंक को कितना देना पड़ेगा, बस 5%। तो बैंक बोलेंगे कि हाँ दे दो पैसा, ठीक है। तो आरबीआई क्या चाह रही है, आरबीआई इससे आप क्या समझोगे कि अगर रेपो रेट कम हो रही है, रेपो रेट अगर कम हो रहा है, इससे आप ये समझोगे कि आरबीआई चाह रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, ठीक है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन आरबीआई ने कंट्रोल कर रखी है। उसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। चलो पहले ये आगे समझ कि अगर रेपो रेट आपका कम कर दिया तो क्या चाह रही है आपकी गवर्नमेंट कि पैसा ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए, ठीक है, क्लियर। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये 5 की जगह आरबीआई 6.5 कर दिया, तो इसका मतलब है महंगा हो गया लोन। अब बैंक के लिए महंगा हो गया ना आरबीआई से लोन, क्यों, पहले 5.50% पे मिल रहा था लोन आरबीआई से, अब महंगा हो गया। महंगा हो गया तो आरबीआई क्या चाह रही है कि मार्केट में कम पैसा होना चाहिए। आया समझ, क्लियर, आगे समझ। तो इस वे में आपकी कंट्रोल होती है इन्फ्लेशन, ठीक है। रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो मतलब बोरोविंग कॉस्टलियर हो गई, ठीक है। क्रेडिट तो क्या है, बैंक के पास फिर पैसा देने को नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, कंट्रोल होगी। आया समझ। और ऑन द अदर हैंड अगर रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट कम हुआ मतलब बैंक को चीपर लोन मिल रहा है आरबीआई से, और आगे वो और पैसा दे सकते हैं, आगे पैसा दे सकते हैं। इससे क्या होगी, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। अच्छे से आया समझ, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ जी, गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक हिसाब से पेपर ही है, पेपर की फॉर्म में होते हैं वो, पेपर ही होते हैं, बिल्स होते हैं एक हिसाब से। ऐसे समझ लो जैसे आपकी चेकबुक नहीं होती, चेकबुक छोड़ो, हाँ चेकबुक समझो, चेकबुक में चेक होता है, वो वैसे पेपर होते हैं, बने होते हैं वो प्रॉपर, उसमें गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, नीचे साइन वगैरह सब हुए होते हैं, उनकी वैल्यू है। मतलब जैसे आपके स्टॉक, म्यूचुअल फंड, अब तो चलो आपके हमारे डिजिटल फॉर्म में आते हैं, तो वो, हाँ जी, हाँ ऐसे समझ लो, गोल्ड, हाँ बॉन्ड जैसा, बॉन्ड वाले के हिसाब से। आया समझ। तो अलग अलग होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल्स भी बताऊंगा मैं, गवर्नमेंट इशू करती है इनको, ठीक है। वो पूरा पढ़ाऊंगा मैं, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट आपको, आगे समझ, ठीक है। पेपर है मतलब उनकी वैल्यू है कुछ, ठीक है। एक वो लिखा गया है कि हाँ इस पेपर की वैल्यू 1000 करोड़ है इन पेपर्स की, अगर ये पेपर, इन पे स्टैंप वगैरह सब लगा है, ये पेपर अगर पीएनबी आरबीआई के पास लाएगी तो हाँ आरबीआई उसके बदले उनको 1000 करोड़ देगी। आया समझ, ऐसे वर्क करता है, क्लियर। चलो, इसका उल्टा आया रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ कि पहले आरबीआई से पैसा ले रहे थे, अब आरबीआई उल्टा बैंक से पैसा लेगा। आरबीआई बोलेगा कि हमें पैसा दो, हम उसके बदले तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे, क्योंकि आरबीआई के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ही है। आया समझ, ठीक है। रेट एट विच आरबीआई बोरोज फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ये सिंपल वाला एग्जांपल हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि हमें 5000 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाई, ऑक्शन किया, बैंक उनको पैसा देंगे, उसके बदले आरबीआई बोलेगा कि हम बैंक को अब 3.35% इंटरेस्ट पे करेंगे। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, रेपो रेट कितना था, देखो 5.5 था ना, क्या इन्फर करेंगे, आरबीआई जब उधार दे रहा है इंटरेस्ट रेट रख रहा है 5.5, ठीक है, पर जब आरबीआई उधार ले रहा है तो इंटरेस्ट देखो 3.5। आया समझ। तो लॉस वैसा ही हम हमारे से भी रिलेट कर लो, बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं पैसा 3 से 4% होता है ना, पर जब हमने बैंक से लोन लेना है तो कितना होता है, 10%, 14%, ऐसा होता है ना। आगे समझ, अच्छे से आया ना समझ, ठीक है। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, क्लियर, आगे समझ। अच्छा, इसका भी आप देख सकते हो, रेपो रेट डिसाइड हुआ, अब रिवर्स रेपो रेट का भी समझते वैसी। अगर रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई ने बढ़ा दिया 5%,
5%। तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे ना आरबीआई को, क्योंकि उनको उसके बदले ज़्यादा पैसा मिल रहा है वापस, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वापस, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब है बैंक अपनी ज़्यादा पैसा किसके पास प्रोवाइड करेगा, आरबीआई के पास। ठीक है, क्लियर। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो बैंक कम हो गया तो बैंक ज़्यादा किसको लैंड करेगा, लोगों को प्रेफर करेगा लैंड करना रेदर देन आरबीआई। ऐसा ही है ना। बैंक्स क्यों जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे उनको पता है कि लॉस मेकिंग चीज़ है। आया समझ, बैंक के पास अपना पूरा राइट है। उन्होंने एसएलआर कर दिया, सीआरआर कर दिया, पीएसएल कर दिया, उसके अलावा उनकी मर्जी है वो 37 रुपये 37.5 रुपीज़ कहीं भी सर्कुलेट करे। आया समझ, क्लियर। अब आया बैंक रेट। ठीक है, ये थे हम पढ़ रहे क्या है, शॉर्ट टर्म थे ना, ये शॉर्ट टर्म फंड्स थे छोटे टाइम पीरियड के लिए। जब बड़े टाइम पीरियड के लिए बैंक्स को पैसा चाहिए तब आरबीआई कौन सा इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उसको, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट एनी रीपर्चेज एग्रीमेंट। आया समझ, क्लियर। तो रेपो क्या है, रेपो रेट था आपका शॉर्ट टर्म विद सिक्योरिटी, साथ में कोलेटरल भी था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी थी। पर बैंक रेट में क्या हुआ, दे आर बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म है और कोई रीपर्चेज का ऑप्शन नहीं है। आगे समझ, ठीक है। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया, बैंक रेट ही इंक्रीज हो गया से एसबीआई ने कुछ प्लान बनाया है अपना कि भाई हम 2050 तक ऐसे ऐसे बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, पर हमें 10,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई के पास जाएंगे, क्लियर। अच्छा, पहले क्या था, आरबीआई बोल रहा था कि हम तुम्हें लोन देंगे 6.75% पे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट बोल रही है कि यार मार्केट में ना बहुत पैसा है, ठीक है, और ऊपर से एसबीआई बोल रही है कि हमें भी 10,000 करोड़ चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बोलेगी कि हम बैंक रेट ही बढ़ा रहे हैं, 6.75% से उन्होंने 8% कर दिया। ठीक है, तो एसबीआई वो लोन नहीं लेगा फिर। ठीक है, एसबीआई उस जो भी उन्होंने सोचा था प्लान, उससे वापस हट जाएगा कि नहीं भाई बहुत फर्क पड़ेगा, 6.75% हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बैंक रेट जब बढ़ा दिया तो बैंक्स कम बोरो करेंगे पैसा आरबीआई से। ठीक है, बैंक्स कम करेंगे बोरो, मार्केट में पैसा देने को ही कम होगा, तो आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। आया रिलेट, कर पाए को रिलेट। देखो एक बार के कंसेप्ट समझने के होते हैं, मैंने एक बार पढ़ा है बस कंसेप्ट है, एक बार अच्छे से समझे और मैं आपको समझा रहा हूँ। 5-6 साल पहले के कंसेप्ट समझे हुए मैंने, ऐसा नहीं कि मैं फिर से पढ़ के ये पीपीटी बनाई है मैंने, अलग बात है, तो मैं आके यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। आया समझ, क्लियर। तो एक बार अच्छे से समझ लेना ये चीज़, क्लियर। तो करंट बैंक रेट कितना है, 6.75%, क्लियर। अब आया आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है कि कई बार, अब क्या होता है कि जब बैंक में कैसे सिस्टम चलता है, जैसे मुझे पता है मेरी बहन बैंक में काम करती है कि सुबह जो इनकमिंग है और शाम को मैचिंग करनी पड़ती है ऑफिस क्लोज करने से पहले। तो कई बार क्या होता है, बैंक्स को ना ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है कि अपनी बुक्स प्रॉपर करनी है। ठीक है, तो वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है कि फैसिलिटी वेयर बैंक्स बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी इज टाइट। इसका मतलब है कि इन जनरल क्या होता है, ब्रांचेस है साथ साथ, पीएनबी है और साथ में एसबीआई भी है। तो पीएनबी को कुछ पंगा पड़ रहा है, बुक्स उसकी बैलेंस नहीं हो रही शाम को, तो वो सीधा जाएगा एसबीआई के पास, तो एसबीआई पैसा दे देता है, लैंड कर देगा ओवरनाइट के लिए। ठीक है, वो भी इंटरेस्ट कुछ चार्ज करेगा। पर अगर ऐसा केस आ जाए कि एसबीआई भी नहीं दे पा रहा है पैसा, कोटक भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, तो जब ओवरनाइट फंड कौन प्रोवाइड करता है, थ्रू दिस फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे समझ, अच्छे से आया समझ, ठीक है, क्लियर। तो ये जनरली 0.25% अबव रेपो रेट रहती है। ठीक है, क्लियर। अगर आपका रेपो रेट कितना है, 5.50% है, तो आपका जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी वो 5.75% होगी, क्योंकि आरबीआई बोलता है कि तुम्हें एकदम तुरंत पैसा चाहिए तो हम थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे देंगे। आगे समझ, पक्का, ठीक है, क्लियर। देखो हाँ यहाँ पे दिया तो है, क्लियर। ये एक इमरजेंसी विंडो है, लास्ट रिजॉर्ट बोरोविंग ऑप्शन, क्लियर। तुरंत चाहिए पैसा, ओवरनाइट चाहिए। आगे समझ, तो कौन सा फैसिलिटी यूज करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्लियर। अब आया ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। जो रेपो रेट बता रहा था ना मैं, रेपो रेट में तो क्या है, सिक्योरिटीज एक इस एग्रीमेंट पे रखी है आरबीआई ने कि आज नहीं तो कल बैंक उसको वापस ले लेगा, जिस बैंक को लोन चाहिए। अब इसमें क्या, इसमें डायरेक्ट परचेजिंग और सेलिंग चली हुई है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हो जो मैं बता रहा था कि किसी बैंक को 10,000 करोड़ चाहिए, गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ चाहिए, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बना दी, अब उसको बेचेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलता है, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत है, तो आरबीआई बोलेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमसे ले लो और हमें पैसा दे दो, ऐसे ही होगा ना, क्लियर। तो पर्पस क्या है इसका? टू रेगुलेट लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करेगी, बाय करेगी, ठीक है, जब आरबीआई ने सिक्योरिटीज परचेज कर दी, उसके बदले आरबीआई क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है। तो उससे क्या है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। लिक्विडिटी का मतलब है ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया, इजीली कन्वर्टेबल पैसा है, ठीक है। और जब आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करेगा तो वो पैसा मार्केट से उठाएगा, मतलब एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी, क्लियर। लिक्विडिटी को इन जनरल इन्फ्लेशन से रिलेट करते हैं। लिक्विडिटी की डेफिनेशन पता है क्या है? लिक्विडिटी टर्म पता है क्या होती है? बताया तो है मैंने यार, क्या होती है? हाँ, इजीली, जो जितना इजीली आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसा नहीं जैसे लिक्विडिटी है आपके हाथ में जो कैश है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, सोना है उससे कम लिक्विड है, आपकी ये बिल्डिंग है उससे कम लिक्विड है, एकदम से इसके बदले पैसा नहीं मिलेगा ना, है कि नहीं, ठीक है। आप बिस्किट खरीदने जाओगे, ऑब्वियसली वो पहले 10 रुपीज़ के नोट पे देगा ना, ऐसा तो है नहीं। गोल्ड लेके जाओगे, गोल्ड पे ले, वो पहले सुनार को थोड़ा ना जाएगा, सुनार के पास जाएगा कि भाई प्योर गोल्ड भी है कि नहीं है, ऐसे ही होता है ना। ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ले ले, उसके कागज़ कुगज़ बनाने पड़ेंगे ना, आया समझ? ये मतलब होता है लिक्विडिटी का। अब आया एक और है, स्टैंडिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट फैसिलिटी। तो डिपॉजिट वर्ड से याद रखना है इसका लॉजिक, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? ये आपकी अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां पे क्या हुआ था, ये अलाउ कर दिया था कि बैंक्स टू पार्क सरप्लस फंड्स विद आरबीआई विदाउट एनी कोलेट्रल, ठीक है। अगर किसी बैंक के पास सरप्लस फंड्स है, सेफ जगह रखना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, जैसे भी रखना है फोरसीन फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास पार्क कर सकती है विदाउट एनी कोलेट्रल। आगे समझ, ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या था? इट वाज बैक्ड बाय कोलेट्रल, मतलब इसमें क्या है, पैसा बैंक्स आरबीआई के पास रख रहे हैं, पर आरबीआई उनको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह नहीं दे रही है बदले में, बस इस ट्रस्ट से अब बैंक पैसा पार्क करिए कि आरबीआई है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन है, आया समझ। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन जनरल क्या होता है रिवर्स रेपो में? रिवर्स रेपो में क्या है, आपका आरबीआई पैसा लेगा, पैसे के बदले क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा, ठीक है। एसडीएफ में क्या हुआ? कोई कोलेट्रल नहीं होगा, आया समझ, पैसा आप पार्क कर सकते हो, क्लियर। और करंट एसडीएफ रेट है आपका 6.25%, ठीक है। तो जब विदाउट सिक्योरिटी आ गया, विदाउट सिक्योरिटी क्या हुआ आपका? एसडीएफ, क्लियर। विद सिक्योरिटी हुआ आपका रिवर्स रेपो रेट, आगे समझ। ये आपका समरी टेबल देख लो एक बार, देख रहे हो, सीआरआर, ठीक है, मैंडेटरी रिजर्व, देखो 3.7%। हाँ, जब मेंस का पेपर दोगे ना, जब मेंस आएगा, मैं बताता हूँ ना, 2-2.5 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ना है, तो जो उससे क्लोजेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई होगी ना, तो उसमें इसके इनके ये जो रेट्स हैं ये रट लेना। अगर तो ऐसा आ गया क्वेश्चन कि भाई फरवरी में क्या रेट था, पेपर आपका नवंबर में हो रहा है, पूछ लिया फरवरी, तो फिर कुछ नहीं कर सकते यार, उसको तो फिर छोड़ दो, आगे समझ, ठीक है। इतना कौन रट्टा मारेगा, तो मैं बोलता हूँ 2-2.5 महीने पिछला जो होता है वो पढ़ लो अच्छे से, मेंस में ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। चलो, अब आए आपके क्वालिटेटिव टूल्स। वो कौन से थे? क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव में क्या होता है ना, एक हिसाब से बिहेवियर कंज्यूमर का इन्फ्लुएंस करते हैं अपने डिसीजन से, ठीक है, बिहेवियर। अभी देखेंगे हम क्या है क्वालिटेटिव, क्या है सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स आर पॉलिसी मेजर्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है क्वालिटेटिव टूल्स का, कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहाँ पे क्रेडिट सफिशिएंटली जाना चाहिए, ठीक है। CRR SLR ये सब तो इनने रख लिया, अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है। बट PSL नॉर्म्स भी फॉलो होने चाहिए, तो कैसे फॉलो होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू, ठीक है, क्लियर। पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हुआ यार, इतना डीप वैसे मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, पर चलो समझा देता हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ें। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द लोन अमाउंट गिवन बाय द बैंक, ठीक है। एग्जाम्पल कोई और समझा, मैं बता दूँ आपको एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अच्छा ये केस समझना कि मार्केट में एक्सेस इन्फ्लेशन है, एक्सेस इन्फ्लेशन है, ठीक है। RBI ने क्वांटिटेटिव टूल्स वगैरह सब लगा दिए, ठीक है, बट उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अब क्वालिटेटिव टूल्स भी लगाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोई कस्टमर गया किसी बैंक के पास, किसी बैंक के पास गया कस्टमर, ठीक है, बोला कि मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। बट RBI चाहती है कि नहीं जाए पैसा, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमने SLR CRR सब कर दिया, आगे समझ, बट फिर भी ज़्यादा पैसा है मार्केट में, तो RBI बैंक्स को गाइड करेगी कि जिसको इतना लोन चाहिए 100 करोड़ का, उसको बोल दो कि तुम ऐसा करो, ठीक है, एटलीस्ट अपनी 60 एकड़ की ज़मीन को पहले कोलैटरल लेके आओ। ये कंडीशन डाल दी ना कि 60 एकड़ की जो ज़मीन है तुम्हारी कोलैटरल होगी, तभी हम तुम्हारे को लोन देंगे। तो बंदे के पास 60 एकड़ ज़मीन ही नहीं है, वो लोन लेगा ही नहीं। हुआ कि नहीं मार्केट में पैसा कंट्रोल आया, अच्छे समझ, क्लियर। ये क्या हो गया आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का हो गया, क्लियर, पक्का आया समझ, ठीक है। या ऐसे बोल दिया कि चल लोन चाहिए 1.5 kg गोल्ड लेके आ, 1.5 kg गोल्ड कोलैटरल रख, सेफ है हमारे पास, बैंक बोलेगा सेफ है, बट 1.5 kg गोल्ड लाना पड़ेगा आपको। तो बंदे के पास नहीं होगा तो क्या करेगा वो, क्लियर। तो इस वे में क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। वो 100 करोड़ डिमांड तो आई, बट वो नहीं गया पैसा, आया समझ, पक्का। नेक्स्ट आया आपका क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या हुआ, RBI लिमिट्स और फिक्सेस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन लेंड टू सर्टन सेक्टर्स। मतलब वो ये कि अच्छा जैसे एग्जांपल समझना, 100 रुपीज़ थे, 4.5% CRR हो गया, 18% SLR हो गया, PSL नॉर्म्स भी हो गए 40%, ठीक है, क्लियर। अब RBI चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा पैसा ना आपके फार्मर्स को जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा फार्मर्स को जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो इधर, ये 100 रुपीज़ थे, 4 मतलब एंड में कितना बच रहा था हमारे पास, ये बच रहा था ना, और 4 18 और ये था 40। इसकी भी आगे बाइफर्केशन होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, ठीक है। 18% बोला होता है एग्रीकल्चर फार्मर्स को जाना चाहिए, और 10% जाना चाहिए MSMEs वगैरह को, ऐसा ही है ना, अलग अलग लिमिट है, ठीक है, क्लियर। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा काम करे, ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। बट बैंक क्या है, बैंक ये सोच रहा है कि नहीं भाई, हमें क्या है, जो MSME इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल पा रहा है, बट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करना चाहिए। तो RBI क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगा देगी कि जो तो ये 40 रुपए तुमने लगा दिया PSL में, ठीक है, फॉलो कर दिया नॉर्म्स, ये भी कर दिया नॉर्म, ये भी कर दिया फॉलो नॉर्म। अब बैंक क्या बोल रहा है कि हम ये 37 के 37.5 रुपए हम MSMEs को ही देंगे, MSMEs को ही देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से हमें रिटर्न मिल रहा है अच्छा, ठीक है। तो RBI क्या चाह रही है, RBI चाह रही है कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करे, ऐसा ही चाह रही है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, अगर ये पैसे तुम MSMEs को बस इतना ही पे करो जो तुम्हारे PSL नॉर्म्स में, बाकी 37 रुपए MSMEs के अलावा कहीं भी लगा दो, आया समझ। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट रैशनिंग। क्या है, लिमिट कर दी ना आपकी, RBI ने लिमिट और फिक्स इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन लैंड टू सर्टन सेक्टर्स, लिमिटेशन लगा दी, आगे समझ। या बेस्ट एग्जांपल और देता हूँ आपको, पेट्रोल की व्हीकल्स क्या है, अभी EV पे स्विच कर रहे हैं ना, ठीक है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो कार मेकिंग कंपनीज है, ठीक है, वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर ही ना करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगी, RBI बोलेगा कि तुमने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनको लोन ही पास नहीं करना है, उनको लोन ही पास नहीं करना है जो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स बना रही है, उनको लोन पास करो बस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, आगे समझ, ठीक है, क्लियर। ये क्या हुआ, क्रेडिट
क्रेडिट रैशनिंग हुआ। आगे समझ। फिर लास्ट आया आपका मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है? आरबीआई एडवाइसेस और परसुएड्स बैंक्स टू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज विदाउट यूजिंग लीगल फोर्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हुआ, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आ जाएगा एक हिसाब से। देखना समझना कि आरबीआई ने क्या, अच्छा आरबीआई पैसा लैंड करता है, ठीक है। अगर आरबीआई बैंकों से 6% इंटरेस्ट पे पैसा लैंड कर रहा है, ठीक है, तो आरबीआई उनको क्या है ना, एक लिमिट देता है कि तुम ऐसा नहीं है, तुम से ऐसा बोलेगा कि 8 से 12% के बीच ही आगे कस्टमर को लोन पास कर सकते हो। ऐसा ही है ना इंटरेस्ट रेट पे। आरबीआई से बैंक ने पैसा लिया 6% इंटरेस्ट रेट पे। अब बैंक ने अपना प्रॉफिट भी तो कमाना होगा। अब बैंक के पास कस्टमर आया, कस्टमर को बोलेगा कि हाँ तुम्हें लोन चाहिए, हम 8 से 12% ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। आरबीआई ने लिमिट लगाई है। अब बैंक बोले कि नहीं हम तो 20% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर आरबीआई क्या इन पे पेनल्टी लगाता है बैंक्स पे, ठीक है। मॉरल सुएशन का यही मतलब है, आरबीआई एडवाइसेस और परसुएड बैंक्स टू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज विदाउट यूजिंग लीगल फोर्स, ठीक है। मतलब उनको रेप्रीमेंड करना है, उनको बोलना है कि भाई तुमने लिमिट में काम करना है अपनी। आया समझ? यू कांट एक्सप्लॉइट कस्टमर्स। आगे समझ? क्लियर? हाँ, ये भी आ गया इसका एग्जांपल कि आरबीआई में एडवाइस बैंक्स टू अवॉइड एक्सेसिव लैंडिंग फॉर रियल एस्टेट और स्पेकुलेटिव शेयर्स, ठीक है। अब आ गया हाँ डायरेक्ट एक्शन। वो तो था मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या वार्निंग दे रहा है आरबीआई की, मत करो ऐसा, ठीक है। हम बार बार तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि मत करो, कि कोटक महिंद्रा को वार्न कर दिया कि मत करो ऐसा, ठीक है, तुम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करो, तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। वो तो हुआ मॉरल सुएशन कि रेप्रीमेंड करे। जैसे घर पे क्या पेरेंट्स वार्न करते हैं ना पहले, मत कर मत कर मत कर। जब 4 बार नहीं सुना तब देते ना, देते। खाई मैंने तो खाई है भाई मार, मैंने तो 12th में भी खाई है, सोचो। और तो और टीचर से शरारती नहीं था, मार पड़ती थी फिर भी, ठीक है। सरकारी स्कूल में ठीक गस्से भरते, यही तो पंगा है। प्राइवेट स्कूल में तो छू भी नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल में कितने लोग पढ़े? पढ़ा तो मैं भी आईसीएसई बोर्ड में 9 तक, ठीक है। मेरे को तो एक बार इसलिए भी मारा था क्योंकि मेरे 79 आउट ऑफ 80 आए थे, मेरे और एक मेरे फ्रेंड के। जो फेल हुआ था उसको नहीं पीटा था, हमें ज़्यादा पीटा। क्यों? गलत किया है क्वेश्चन। पर अब समझ आता है कि उस सर की मार ठीक थी। ठीक है, क्लियर? तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट मार पड़ गई, अब डायरेक्ट एक्शन लगा दिया। डायरेक्ट कोटक महिंद्रा पे पेनल्टी ही लगा दी कि तुम लोन ही नहीं दोगे अब। और जब कोटक महिंद्रा के लोन सैंक्शनिंग बंद कर दी तो कोटक महिंद्रा कहाँ से कुछ बेनिफिट कर पाएगा? आगे समझ? ठीक है, क्लियर? फिर आया आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज होती है, ठीक है, दैट आर प्रोन टू होर्डिंग और प्राइस स्पेकुलेशन, उनके प्राइस पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। होता है कि नहीं, कुछ हो जाए, जैसे प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं खुद से ही, ये सब बढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी रहता है कि इतना ही प्राइस रहना चाहिए प्याज का, या कुछ ना किसी कमोडिटी का। डीजल होगी वैसी कमोडिटी, पेट्रोल हो गया, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई में रिस्ट्रिक्ट लोन्स अगेंस्ट शुगर, व्हीट और कॉटन टू प्रिवेंट प्राइस राइज ड्यू टू स्पेकुलेशन, ठीक है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, क्लियरली मार्केट में पता लग रहा है कि पैसा शुगर का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो आरबीआई बोलेगा कि शुगर वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पैसा मत दो। अगर तुम पैसा दोगे तो हो सकता है वो प्राइस और बढ़ा दे, ऐसे ही होगा ना। आया समझ? तो क्या हुआ ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इट हेल्प्स इन कीपिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स स्टेबल, क्लियर? चलो जी, ये थ्योरी अब देख लेना। बाकी हाँ, पब्लिसिटी भी है, पब्लिसिटी भी हो गया एक। आरबीआई क्या है, पब्लिश कर देगी रिपोर्ट ये सब, कि लोगों में कुछ एक परसेप्शन बन जाए कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है। आया समझ? यूज ऑफ मीडिया, क्लियर? आरबीआई पब्लिशेस रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस बैंक्स एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, क्लियर? जनरली अच्छा ऐसे समझना, रेपो रेट है, ठीक है। 3 तरह के वर्ड्स यूज करता है आरबीआई। अगर से जो अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई उसमें रेपो रेट 5.5% है, क्लियर? 5.5% है, और अगले में भी 5.5% रख रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई ये बोलना चाह रहा है कि मार्केट ठीक चलिए, यही बोलना चाह रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब वो हमें कोडिंग उसको रीड तो करना पड़ेगा ना, आया समझ, क्लियर। और साथ में ये भी दे देते हैं कि न्यूट्रल स्टांस है, एकोमोडेटिव स्टांस है, ठीक है। जैसे न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई ये नहीं बता, आरबीआई ये बोल रहा है कि ना घटेगा ना बढ़ेगा रेपो रेट का प्राइस, ठीक है। एकोमोडेटिव का मतलब है, एकोमोडेटिव का मतलब है कि आरबीआई चाह रहा है कि और पैसा आए मार्केट में तो रेपो रेट आपका कम हो सकता है, आया समझ, तो इसको क्या बोलेंगे, पब्लिसिटी, क्लियर। हाँ ये आ गया, फिर एक और है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है, ऑब्वियसली लोन लेते हो आप, ईएमआई पे लेते हो ना, ईएमआई पे लेते हो तो ईएमआई बनती है, क्लियर। तो बंदा क्या है, अपने पॉकेट देख के ईएमआई बनवाता है ना, कि अगर से कोई गाड़ी खरीद रहा है, उसकी सैलरी 50,000 है, तो वही सोचेगा ना कि चल 10 से 12,000 ही ईएमआई में अफोर्ड कर पाऊंगा। पर आरबीआई बोलेगा बैंक्स को कि मिनिमम ईएमआई 25,000 की बनाओ, तो लोन नहीं लेगा बंदा, आगे समझ, तो उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। आया समझ, इंटरेस्ट आया कि नहीं, बाकी छोड़ो बताओ, आया मजा, ठीक है। अब ये आया आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, जो मैं बता रहा था कि कुछ फिक्स्ड पोर्शन है आपकी टोटल लैंडिंग से, वो कुछ सेक्टर्स में जानी ही चाहिए, उन सेक्टर्स में जो सबसे वाइटल है आपकी इकोनॉमी रन करने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमईज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो बैंक का बस चलता, चलो 4% सीआरआर भी दे दिया, 18.5% एसएलआर भी दे दिया। अब उसके अलावा बैंक्स को क्या था, बैंक्स तो सारा लोन अंबानी और विजय माल्या को ही देते कि नहीं, ठीक है, क्लियर। तो उसके में कौन से आते हैं आपके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इट एंश्योर्स इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको लोन मिले, क्लियर। प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू वीकर सेक्शन, क्योंकि पीएसएल में वीकर सेक्शंस भी आते हैं। फार्मर्स आगे हमारे देश का सबसे मतलब बुरी बात यह है ना कि हमारे किसान सबसे गरीब है। आप यूरोप जाओगे, यूएसए जाओगे, वहाँ पे किसान अमीर होते हैं, उनकी बहुत इज्जत होती है, हमारे यहाँ पे तो मानते ही नहीं किसानों को, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, क्यों, जनरल परसेप्शन, क्लियर। तो वो लोग भी आ गए इसमें, SC ST भी आ गए, वीकर सेक्शन आ गए, इवन वुमेन को देना पड़ता है, वुमेन औरतों को भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, है कि नहीं, जो छोटे छोटे जो हमारे गांव में होती है, हमारी मम्मियाँ ही हुई, ठीक है, तो वो क्या है, अचार बनाएगी, सॉस बनाएगी, वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है ना उनका अपना, ठीक है, तो उनको भी लोन प्रोवाइड हो, आगे समझ, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना टारगेट अलग अलग रहते हैं, ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स है, तो मैं 40% बोल रहा था ना, तो 40% इन जनरल रहता है हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स के लिए। पर जब बात आती है आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो उनको टारगेट रहता है 75%, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से 75 उनको पीएसएल लैंडिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई नेशनल बैंक है, डोमेस्टिक बैंक है, ऐसे एसबीआई है, एसबीआई को 100 में से 40 रुपीज़ ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है, आगे समझ, ठीक है। और जो रूरल बैंक है, यहाँ देखो, यहाँ डाला है मैंने, देखो रूरल बैंक है, रूरल बैंक में कितना है, 75% है कि नहीं, टोटल जो पीएसएल नॉर्म्स है। यहाँ पे कितना है, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स है हमारे जो अच्छा, साथ में है जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज है, क्लियर, 20 से ज़्यादा ब्रांचेज है, उनको कितना है, 40%, ठीक है। अब 40% को अगर हम बाइफरकेट करेंगे, 40 में से 18 देखो एग्रीकल्चर है ना, 7.5%, 7.5 कितना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब ऐसे समझना, 40 रुपीज़ थे ना, 40 रुपीज़ बचे थे ना हमारे पास पीएसएल, टोटल कितना था बैंक के पास, 100 रुपीज़ था। वैसे ANBC होती है, टर्म यूज होती है, ANBC होता है एक्टिव नेट बैंक क्रेडिट, ये होता है जो असल में जो टर्म होती है, पर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। 100 रुपीज़ थे ना, ठीक है, 100 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ मैंने बोलता 4 CRR, 18.5 SLR और 40 हुआ PSL। उस 40 में भी आगे आपकी डिवीजन कर दिए, 40 में से 18 रुपीज़ किसके पास गए, एग्रीकल्चर के पास, ठीक है। 7.5 रुपये किसके पास गया, आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास, ठीक है। और फिर 12% गया आपका वीकर सेक्शन के पास, ये भी कितना हुआ, 12, 18, 30, ये 37.5 ही हुआ, और भी 2.5 है, और भी थोड़े और भी चीज़ें होती है, जैसे SC ST वालों को भी जाता है, ठीक है। फिर आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी जाता है, ठीक है। अगर औरत को भी जाता ही जाता है, PSL नॉर्म में आता है कि एक किसी औरत को लोन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, आया समझ, ये बैंक्स को करना ही पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कस्टमर, क्लियर, आगे समझ, तो इसमें वो वर्क करता है। और फॉरेन बैंक्स है, जो फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, उसमें 40% है,
क्लियर? उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से लेंड कर सकते हैं किसी और प्रायोरिटी सेक्टर को। आगे समझ? फिर आए रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक में नाम ही क्या है, ग्रामीण, ग्रामीण है ना, तो उसमें कितना आ गया 75%, मतलब 100 रुपए से 100 में से 75 आ गए PSL, है ना, ठीक है, 4% आ गया CRR, और क्या बोलते हैं आपका 18.5% आ गया SLR। तो थोड़ा सा ही पैसा बचा उनके पास। क्यों? क्योंकि बैंक हमारी गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए इसलिए, क्यों बनाए, कि रूरल एरियाज में क्रेडिट पहुंचना चाहिए, ठीक है, तभी वो 40% से कितना कर दिया 75%। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही है, क्लियर? ठीक है, यहाँ देखो रीजनल रूरल बैंक्स में यहाँ कितना था 12% था ना, इधर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स में, यहाँ पे कितना आ गया 15% कर दिया। आगे समझ? ठीक है, चलो।